प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस मौजू के साथ लाखों लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और वो लाखों लोग कौन हैं? वो बरतानिया में आबाद जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान समेत दीगर जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वहाँ से वो वर्क परमिट और स्किल्ड जो वीज़ा है वो लेकर करोड़ों रुपए खर्च करके वो बरतानिया पहुँचे हैं। और यहाँ की इकॉनमी में, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ की जो वेलफेयर के निज़ाम में वो बड़ा एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। जो ख़बर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। वो जो हुकूमत बरतानिया की लेबर पार्टी ने फ़ैसला किया था कि जो इनडेफिनेट लीव, जो ILR जिसको बोलते हैं, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसमें पहले आप 5 साल लीगली बरतानिया में रहते थे तो आपको यहाँ का जो आपकी नेचुरलाइजेशन की जाती थी, फिर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट दे दिया जाता था। अब 10 साल, 5 साल बड़े मुश्किल थे। एक कंपनी के साथ काम करना, टैक्सेस देना, फिर हाँ कैसे भी हालात हों आपने इस मुल्क में ही रहना है एक सर्टन टाइम के जो टाइम पीरियड था, अब उसको 10 साल कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर है आतिफ इबास और उनके साथ असद मलिक साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ा धचका लगा है जब ये पता चला कि 5 साल से 10 साल की जो है मुद्दत ILR की बढ़ा दी गई है। तो कानूनी जो है पहलू क्या है? Assalamu alaikum. Thank you very much for having us today, or वेलकम, giving us this opportunity to share our thoughts about the आतिफ draconian साहब changes. उर्दू में बात करें सर, कोई मसला नहीं, आप उर्दू में भी बोल सकते हैं। जी जी। और ये जो इतनी ज्यादा इमिग्रेशन की चेंजेस गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, जी इसके जी बारे में बात करने के लिए इससे लाखों लोग, कम से कम ये 1.35 मिलियन जो कि स्किल्ड वर्कर और उनके फैमिली मेंबर्स यूके में आए हुए हैं, वो अच्छा। डायरेक्टली इससे अफेक्ट होंगे। मैं और मेरे कुलीग असद मलिक आज हम दोनों कोशिश करेंगे कि इसको एड्रेस करें और अपने जितने भी सुनने वाले सामीन हैं, जितने देखने वाले नाजरीन हैं और आपके तवज्जो से हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ गवर्नमेंट की ये जो प्रपोज इमिग्रेशन चेंजेस हैं इनके बारे में बात कर सकें, कुछ अपनी थॉट्स जो है उनके साथ शेयर कर सकें। जैसे सही। आपने शुरू में बताया कि इन चेंजेस से जो प्रपोजल है गवर्नमेंट की कि 5 साल की बजाय 10 साल एंड इन टू सम केसेस अप टू 20 साल भी वेट करना पड़ेगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, परमानेंट सेटल के लिए, अच्छा। सेटलमेंट के लिए। तो ये चीजें इतनी ज्यादा अफेक्ट करेंगी कि यूके की इमिग्रेशन हिस्ट्री में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली कभी पिछली मियाद से कोई कानून लागू इमिग्रेशन का नहीं हुआ था और ना ही करते थे। लेकिन ये प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जो सेट करने जा रही है, ये ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा करेगी जितने इमिग्रेंट्स इस कंट्री में हैं। और जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इमिग्रेंट्स और स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स इनकी टैक्स पेमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो इकोनॉमिस्ट है जोनाथन फोर्ब्स और उनके साथ माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उनके जो फिगर हैं उनके मुताबिक 2022 और 2023 सिर्फ इस ड्यूरेशन के दरमियान जो गवर्नमेंट ऑफ यूके को टैक्सेस मिले स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट की मद में, वो तकरीबन 47 बिलियन पाउंड अच्छा, उनको बहुत बड़ी मिले, रकम, बहुत बड़ी जो रकम कि है। बहुत जी बड़ी अमाउंट है। जी। अनफॉर्चुनेटली इसको, इस फैक्ट को कभी बताया नहीं जाता और अच्छा। इसको अदर वे डिस्टॉर्ट करके पब्लिक ओपिनियन को बेंड करने के लिए उल्टा ये बताया जाता है कि ये जो
स्किल वर्कर और उनकी फैमिली मेंबर्स जो कि किसी पब्लिक बेनिफिट भी उनको अलाउ नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ बन रहे हैं। Whereas वो जैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितना उनसे रेवेन्यू गवर्नमेंट टैक्सेस की शक्ल में जनरेट कर रहा है, नॉर्मली 1.35 में लोग इतना टैक्स पे नहीं करते। तो मैं गवर्नमेंट और जो इमिग्रेशन प्रपोजल आ रही है गवर्नमेंट की, इसको बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफी होगी। मैं असद मलिक साहब जो इमिग्रेशन के माहिर हैं, असद मलिक साहब बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बताइएगा कि ये कानून कब से नाफुजुल अमल हो चुका है। वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा लीगली इस पर बात करें, और कितने लाख लोग इससे मुतासिर होंगे, और किस किस तरह से ये कानून जो है, जो लाखों लोग यहाँ पर इस मुल्क में वर्क परमिट पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पंजाबी में से कह लें खजल भी हो रहे हैं। और चूँकि खजल इसलिए हो रहे हैं कि जो केयर वर्कर्स के वीज़े थे, गवर्नमेंट ने उनको टाइम दिया था कि 60 दिन के अंदर वो कंपनियाँ बंद हो गई थी, आप अपने वीज़े चेंज कर लें, तो वो भी बेचारे अब उनका टाइम ड्यूरेशन जो है, जब उन्होंने पुराना जो उनको वर्क परमिट मिला था उधर से शुरू होगा, या जो नया उनको वर्क परमिट मिला है उधर से शुरू होगा। इससे ऑलमोस्ट 1.35 मिलियन लोग जो है वो मुतासर होंगे। बहुत ज्यादा तादाद है, ये बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट तादाद है। जो कि पहले कोई रूल आता था तो उससे इतनी ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली जो है ना किसी तबके को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो है ना ये बहुत ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट तबका है जिसको ये असर पड़ेगा। और वही बात जो मेरे लिए कभी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो ये तो कहती है कि इससे वो 10 बिलियन तक जो है ना वो बचाएंगे पब्लिक फंड की मांग, अगर वो ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। लेकिन जो चीज वो नहीं बताते वो ये है कि जो इनका नेट कंट्रीब्यूशन होगा जो भी 2022 से आए हैं, और वो सेटलमेंट तक जो वो पे करेंगे एप्लीकेशन फी, टैक्सेस एंड ऑल दैट, वो जो है 47 बिलियन तक जाएगा। देखिए जो मौजूदा कानून ये वो तो यही कहता है कि पिछला टाइम जो उन्होंने गुजारा है पिछले एम्प्लॉयर के साथ, वो उसमें जो है वो माना जाएगा जो उनकी 5 साल की ड्यूरेशन थी। अभी अच्छा भी मैं आप सबको ये जो है ना वो शेयर कर दूं कि अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया 10 ईयर वाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ कंफर्म किया है कि दे आर गोइंग टू डू इट। अच्छा, आप कब वो से कब? क्वार्टरों से करेंगे। हाँ, अभी अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बस ये आप ये कह लें कि इंटरनली उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन ऑटम। ठीक है, और अभी उन्होंने प्रिसाइज डेट भी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक तो है। जो आप का क्वेश्चन है कि जो पिछला टाइम पीरियड है, आप एज लॉन्ग एज उनका कोई गैप नहीं आता पिछली कटेलमेंट में या एम्प्लॉयमेंट स्विच करने से दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाने में, तो जो उनका पिछला टाइम पीरियड है वो उसमें जो है ना वो माना जाएगा जो 5 साल की उनकी ड्यूरेशन की एज इट स्टैंड्स नाउ। आगे फ्यूचर को अगर वो 10 साल का भी जो कि उन्होंने करना है तो वो फिर उसमें जो काउंट हो विल काउंट टुवर्ड्स द क्वालिफाइंग पीरियड। अगर वो अब पब्लिक फंड लेते हैं तो फिर कितने साल पे जाएगा? फिर दूसरा ये बताइएगा कि वो कंपनी जो है जिसमें वो काम कर रहे हैं, अगर वो 10 साल कंपनी नहीं चलती तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा? ये अगर तो आप पब्लिक बेनिफिट देते हैं, ये देखिए उन्होंने ये जो प्रपोजल लेके आए हैं ना वो ये है कि वो इसको कहते हैं अर्न सेटलमेंट, यू हैव टू अर्न इट। अगर आप यस। कंट्रीब्यूट करते हैं, नेट कंट्रीब्यूशन आपका एक सर्टेन लेवल तक जाता है, तो उतना ही ड्यूरेशन कम होता जाएगा। जैसे कि आप सर्टेन अमाउंट टैक्स देते हैं तो वो 2 साल कम कर देंगे। अगर आप कम्युनिटी वर्क कोई करते हैं तो आज 1 साल और कम हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उस लेवल तक की है तो वो उतनी ही ड्यूरेशन। सो ये अर्न सेटलमेंट है, सो इट्स अ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, तो लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप बेनिफिट पे चले जाते हो, तो ये फिर उतना ही ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये या तो 10 अगर साल तो उनको कोई और एम्प्लॉयर नहीं मिलता, वो स्विच नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली फिर उनको अल्टरनेट रूट देखने पड़ते हैं जिसमें कि उनकी ह्यूमन राइट्स, फैमिली लाइफ, प्राइवेट लाइफ, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर उनके बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पे जो है वो 6-7 साल, 7 साल इज द बेंचमार्क, तो अगर बच्चे 7 साल यहाँ पे गुजार लेते हैं तो वो फिर उस रूट में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो को उन्होंने अभी नहीं छेड़ा काफी के डायरेक्ट लिंक है आर्टिकल के साथ। तो वो वही रास्ते बचेंगे या वही ऑप्शन बचेगी।
इन 10 सालों के दौरान पहले यहाँ पे कानून है कि आप एक सर्टन टाइम के लिए बरतानिया को नहीं छोड़ सकते, तो वो क्या टाइम है उसकी थोड़ा सा तफसीलात बताएं कि वो कितने दिन, उसमें भी कोई थोड़ी सी चेंजिंग आई है मेरे ख्याल में। बहुत सारे फॉरनर्स की मजबूरी है। इंडेफिनिट लीव की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसमें उन्होंने कहा होता है 6 मंथ्स का कि अगर आप कंटिन्यूसली 6 मंथ से ज्यादा बाहर रहते हैं तो आपके जो है ना एक उनका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स कंटिन्यूस रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी फिर एब्सेंस ज्यादा हो जाएगी। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे कि कोई आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई, आपके किसी एल्डरली की डेथ हो गई वहां पे अनफॉर्चुनेटली, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जैसे कि मिडिल ईस्ट में भी फ्लाइट्स नहीं आ रही थी, ऐसी रीजन हो तो फिर आप रिलाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको अलाउ किया है और आपके एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो होम ऑफिस को भी इन्फॉर्म करे, क्योंकि फिर उतनी टाइम में आपके जो स्पॉन्सर है वो आपको सैलरी तो नहीं पे करेंगे जहाँ पे आप कर रहे हैं। उसमें एक बंदा जो है, चूँकि इस मुल्क के कवानीन भी ऐसे हैं कि अगर उसके पॉइंट्स लग जाते हैं या क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, हो जाता है, तो उस सर्कमस्टांसिस में क्या उसका मुस्तकबिल होगा, क्या उसकी ILR उसको मिलेगी या किस तरह से वो सर्वाइव करेगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना रेज किया है। अभी इसमें रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि वो जो नया चेंज लेके आए हैं, पहले होता था कि अगर किसी को पहले तो जो है ना 4 साल की सेंटेंस पे होता था कि ऑटोमेटिकली वो डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर देते थे, इन्होंने इसको लेके आगे 12 मंथ्स पे अभी जो रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है वो ये किया है कि अभी अगर आपको सस्पेंडिंग सेंटेंस भी हुई है ना 12 मंथ्स की, तो तब भी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो आपको डिपोर्टेशन ऑर्डर आएगा ही आएगा, तो फिर अच्छा, आपको उनकी जो एक्सेप्शंस होती है उस पर रिलाय करना पड़ेगा टू पोजीशन कि डिपोर्टेशन ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। और उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर इस दफा डिपोर्टेशन ऑर्डर असाइन हो गया तो आप पूरी एप्लीकेशन करेंगे तो वो रिफ्यूज ही होगा। अच्छा, ये अब जो नया कानून है उसमें आप कह रहे हैं कि जी 12 महीने की अगर सस्पेंडेड सेंटेंस भी होती है जी बिल्कुल, तो उसमें भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो मनसूख कर दी जाएगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपके कहने का मकसद ये है? डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है वो साइन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बाय फंक्शन ऑफ द लॉ जो कि वो जो लॉ लेके आए हैं वो आ जाएगा, उससे फिर ऑपरेट होना ही होना है। तो फिर आपको एक नया चैलेंज पेश होगा जिसमें कि आपको अपने डिपोर्टेशन ऑर्डर को एक्सेप्शंस पे रिलाय करके डिफेंड करना पड़ेगा। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो आपका स्टेटस या आपकी कोई फ्यूचर एप्लीकेशन जो है वो बचेगी, अदरवाइज जो है ना डिपोर्टेशन ऑर्डर अगर इन प्लेस हो तो कोई भी एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वसीम, इसमें मैं आप जी। असद की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने 2-3 दफा क्वेश्चन रिपीट किया कि जो लोग पहले 5 साल बाद इंडेफिनिट लेते थे या लेने के अहद थे, अब वो 10 साल पे चले जाएंगे, फिर वो कितना अर्सा मुल्क से बाहर रह सकते हैं। तो अभी हमारा जो हमारे जो मेरे बहस लोग वो मोस्टली स्किल्ड वर्कर है। स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट में होता है। एक जो एम्प्लॉयमेंट में बंदा है उसकी एक सर्टेन हॉलीडे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होती है। अब वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट है, ये कभी 15 है, कभी 25, कुछ कंपनीज 1 माह तक भी देते हैं। तो एक तो ये बात है कि वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वो उनकी जो एंटाइटल्ड हॉलीडेज हैं वो तो डेफिनेटली वो कंट्री से बाहर रह सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर बाहर रहेंगे तो जैसे अरसद ने आपको बताया हमारे सब सुनने वालों के लिए कि उनके वो अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा क्या वजह है कि वो ज्यादा अर्सा आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, और वाइस वर्सा उनके एम्प्लॉयर को होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा बंदा आउट ऑफ कंट्री है, हॉलीडे पे, और इस वजह से है। सेकंड थिंग ये चीज है कि अगर 5 साल बाद इंडेफिनिट लेने के लिए एक बंदा तमाम कवानीन का एहतराम करता है और वो करता रहेगा ताकि उसको इंडेफिनिट के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वसीम गवर्नमेंट के कवानीन सख्त इसीलिए करती जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटलमेंट या नेशनल देने से रोका जा सके, डिस्करेज किया जाए। मकसद यह है कि उनकी हौसला शिकनी की जाए।